नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं। आप लोग मेरे साथ भाषा विज्ञान पढ़ते हैं और भाषा विज्ञान की जो क्लास होने वाली है, मेरे अंदाज से शायद आज 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने भाषा को पढ़ा था पहली क्लास में और भाषा के वर्गीकरण को पढ़ा था। दूसरी क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने कहें तो ध्वनियों के बारे में पढ़ा था। तीसरी क्लास में हमने मानवीय ध्वनि यंत्र को देखा था। चौथी क्लास में हम लोगों ने ध्वनि नियमों को देखा था और अब 5वीं क्लास होने वाली है। यूजी सबसे अच्छी बात क्लासों की क्या है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। जिस प्रकार से यूजीसी नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम आपके हाथ में है, उसी क्रम से हम लोग टॉपिकों को शीर्षक अनुसार पाठ्यक्रमानुसार लेकर के चल रहे हैं। तो आज की कक्षा जो होने वाली है वो होने वाली है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण। आप लोगों को दिख रहा होगा अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण। हमको ये पढ़ना है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या होती हैं, अर्थ का परिवर्तन क्यों होता है और किस रूप में होता है, ये हमको जानना है। समझ में आ रहा है आपको? आप लोग जो पीडीएफ देख रहे हो वो संस्कृत स्पेस बुक की है, जो हम लोगों के द्वारा मॉडिफाई की गई है। आप इस पुस्तक को अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, नोट्स नहीं बनानी पड़ेंगे, उसी हिसाब से क्लास चलेंगी और आप लोग पढ़ने में आपको सुविधा होगी। सबसे पहली बात क्या होती है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हमको पढ़नी है। अर्थ परिवर्तन कैसे होता है ये हमको जानना है। आपको पता है कि जो हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा, हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा। तो भाषा जो है, भाषा एक शरीर के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो भाषा के शरीर में सबसे पहले जो आता है वो शब्द आता है। शब्द क्या है, भाषा के शरीर के रूप में देखा जाता है। इसको हम लोग ध्वनि विज्ञान के रूप में देख सकते हैं, इसको हम लोग पद विज्ञान के रूप में देख सकते हैं, इसको हम लोग वाक्य विज्ञान के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो भाषा का जो शरीर होता है वो शब्द होता है। भाषा का जो शरीर है वो शब्द है, शब्द को शरीर माना गया है। लेकिन शरीर ज्ञान के अपेक्षा, शरीर ज्ञान के अनंतर हम लोगों को अर्थ ज्ञान करना आवश्यक है। शब्द ज्ञान का तभी महत्व है जब उसका अर्थ पता हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अर्थ की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अगर अर्थ नहीं होगा तो उस शब्द का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं है। जो अर्थवान है, जो अर्थ से विशिष्ट है, ऐसा शब्द ही प्रयोग करने योग्य है, ऐसा शब्द ही साधु है, ऐसा ही शब्द मोक्ष का कारण बनता है। जब निरुक्तकार इसकी बात करते हैं तो निरुक्तकार कहते हैं अर्थम वाचम, क्या कहते हैं, अर्थम वाच पुष्पफलम आह। निरुक्तकार कहते हैं यास्क मुनि अर्थम वाच पुष्पफलम आह, अर्थात वाणी का जो अर्थ है, अर्थ जो है वो वाणी का क्या है, फल है, ठीक है। पुष्प रूपी फल कौन है, अर्थम वाच। वाणी का जो अर्थ होता है वही उसका क्या होता है, फल होता है, ऐसा निरुक्तकार कहते हैं। भगवान पाणिनि जी भी क्या करते हैं, अर्थवान जो शब्द स्वरूप है उसकी ही प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी शब्द की सत्ता नहीं है। तो जो शब्द है वो शरीर है। भाषा का जो शब्द है, भाषा में जो शब्द होते हैं वो शरीर के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की जब बात करते हैं तो आत्मा क्या होता है, अर्थ होता है। क्लियर हो गया? आत्मा किसको माना गया है? जब शब्द को शरीर माना जाएगा तो आत्मा को क्या माना जाएगा, अर्थ माना जाएगा। और जब आत्मज्ञान नहीं है, जब अर्थक ज्ञान नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया? जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसी प्रकार जब तक अर्थ का ज्ञान नहीं है तो शब्द का मतलब ये है कि सब निरर्थक शब्द हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। जब उन शब्दों के पास शब्द का कोई अर्थ नहीं है तब कहते हैं कि अर्थ किसको कहेंगे, कैसे होता है अर्थ। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? कि जब हम शब्द को जान लेते हैं तो शब्द की सत्ता कहाँ रहती है, अर्थ में रहती है। अर्थ के बिना उस शब्द की कोई सत्ता नहीं है। तब वाक्यपदीयकार कहते हैं कि यस्मिन् उच्चारिते शब्दे, यस्मिंस्तुच्चारिते शब्दे, ठीक है, यस्मिंस्तुच्चारिते शब्दे
यदा यो अर्थ प्रतीयते, ये कौन कह रहा है? यदा यो अर्थ प्रतीयते, ये वाक्य पदीयकार जो भर्तृहरि हैं वो कह रहे हैं दूसरे कांड में। ठीक है, यस्मिंस्तु उच्चारिते शब्दे यदा यो अर्थ प्रतीयते तमाहुरर्थम तस्यैव नान्यद अर्थस्य लक्षणम, नान्यद अर्थस्य लक्षणम। ये किसके विषय में कहा गया? अर्थ के विषय में कहा गया कि अर्थ किसको कहेंगे। तब इन्होंने कहा यस्मिंस्तु उच्चारिते शब्दे यदा यो अर्थ प्रतीयते तमाहुरर्थम तस्यैव नान्यद अर्थस्य लक्षणम। कह रहे इसके अलावा कोई अर्थ का लक्षण नहीं है। कैसा? कि यस्मिंस्तु उच्चारिते शब्दे, जिस शब्द के उच्चारण करने से, जिस किसी शब्द के उच्चारण करने से यो अर्थ प्रियते, जब किसी शब्द के उच्चारण करने से, उस शब्द के माध्यम से, उच्चरित शब्द के माध्यम से जब किसी अर्थ की उत्पत्ति होती है, अर्थ की प्रतीति होती है, तम आहु अर्थम, उसी को क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है। तस्यैव शब्दस्यैव, जिस शब्द के उच्चारण करने से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह अर्थ उस शब्द का ही होता है, उस उच्चरित शब्द का ही होता है। नान्यद अर्थस्य लक्षणम, अन्य अर्थ का कोई लक्षण नहीं है। इस प्रकार से इसके महत्व को, अर्थ के महत्व को वाक्य पदीयकार अपने दूसरे कांड में कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि शब्द के अर्थ पहले से ही व्यवस्थित हैं कि इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये पहले से ही क्या है? स्पष्ट है। समझ में आया आपको? तब कहते हैं कि जो अर्थ परिवर्तन होता है, मान के चलिए कि कोई शब्द है, उस शब्द का ये अर्थ है, लेकिन देखा जा रहा है कि वो उसका शब्द था मूल में, लेकिन आज उसका कोई अन्य अर्थ हो गया है। तो ऐसा अर्थ परिवर्तन क्यों हो गया? तो अर्थ परिवर्तन में कुछ कारण होते हैं। अर्थ परिवर्तन में काल कारण हो सकता है, जो आपके एक प्रोफेसर टकर हैं, इनको कहा जाता है प्रोफेसर टकर, इन्होंने 12 कारण बताए हैं कि 12 कारणों से क्या होता है? अर्थ का परिवर्तन होता है। अर्थ परिवर्तन होता है और अर्थ परिवर्तन की दशाएं क्या होती है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? कि जैसे अन्विता विधानवाद, अभितान्वयवाद, ये क्या होता है? ये शब्द के अर्थ के विषय में ही तो सिद्धांत है। इसी को बोलते हैं कि जब शब्द के माध्यम से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह अर्थ उसी शब्द का माना जाता है। लेकिन कभी कभी अर्थ परिवर्तित होकर के रूढ़ी हो जाता है या यौगिक हो जाता है या अन्य किसी अर्थ को लेता है, तो उसी चीज को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया मेरी बात? चले आगे। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या दशाएं कहिए, ठीक है, ये हम लोगों में लगाए। दिशा कहिए, दशा कहिए, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार ध्वनि में परिवर्तन होता है, हम लोग देखे थे ध्वनि नियम के माध्यम से जो भारतीय भाषा परिवार की ध्वनियां थी वो उच्च जर्मन में या अंग्रेजी में कोई दूसरी ध्वनि हो जा रही थी। तो जिस प्रकार से ध्वनि में परिवर्तन होता है उसी प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को अर्थ विकास भी कहा जाता है। अर्थ परिवर्तन को अर्थ विकास भी कह सकते हैं, और जब अर्थापकर्ष की बात हो तो अर्थ ह्रास भी कह सकते हैं। समझ में? अर्थ ह्रास नहीं कह सकते देखा जाए तो व्यावहारिक रूप से, कि अर्थ ह्रास वो होता है जब शब्द अपने अर्थ को छोड़ दे, लेकिन नवीन अर्थ को जब धारण कर लेता है तो उसको अर्थ ह्रास की कोटि में नहीं करेंगे। समझ में आया कि जिस प्रकार ध्वनि में परिवर्तन होता है उसी प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को अर्थ विकास कहा जाता है। समझ में आया? अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। मुख्यतया जो अर्थ परिवर्तन है वो 3 प्रकार से होता है। अगर इसके विस्तार से बात करेंगे तो अर्थ का जो परिवर्तन है वो 3 प्रकार से होगा। जैसे पहला है अर्थ विस्तार। पहला क्या है? अर्थ विस्तार। कोई एक शब्द था, वो शब्द था, उस शब्द का प्रारंभ में एक अर्थ होता था, लेकिन वर्तमान में उसके अर्थ का क्या हो गया है? विस्तार हो गया। वो 1 2 3 4 बहुत अर्थों को जब कहने लगे तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कि कोई शब्द था, उसका एक अर्थ हुआ करता था, वो वेद में या मूल भाषा में एक अर्थ को कहता था, लेकिन वर्तमान में उसके अनेक अर्थ देखे जा रहे हैं, तो वो शब्द अर्थ विस्तार का उदाहरण बनेगा। जब इन्हीं सब से मिलाकर के जब उसके अनेक अर्थ होते थे, तब शब्द अगर एक अर्थ को कहे, एक अर्थ को जब शब्द कहने लगे तो ये अर्थ संकोच हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
अर्थ विस्तार में क्या होता है कि कहीं कहीं पर अर्थ का विकास हो जाता है, अर्थ का विकास हो जाता है, अर्थात शब्द का पहले कोई और अर्थ था, अब उसके अर्थ का विकास हो गया है, वर्तमान काल में उस शब्द का अर्थ कुछ और हो गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शब्द के अर्थ का विकास होता है। अर्थ संकोच दूसरा है। अर्थ संकोच क्या होता है, कहीं कहीं पर अर्थ का संकोच हो जाता है, अर्थात पहले अन्य प्रयोगों में होता था या अन्य रूप में देखा जाता था, लेकिन वर्तमान काल में वो क्या हो जा रहा है, एक अर्थ में हो गया है, अन्य ही अर्थ में हो गया है, उसको हम क्या कह देंगे, अर्थ संकोच कह देंगे। एक होता है अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब होता है कि पहले ज्यादा था या कम था, इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थादेश का मतलब होता है कि पहले दूसरे अर्थ में था, पहले किसी दूसरे अर्थ में था और वर्तमान में किसी दूसरे अर्थ में आ गया है, अर्थात पहले उसका नाम राम था, अब लक्ष्मण हो गया। इस प्रकार से देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि पहले किसी अन्य अर्थ में था और वर्तमान में क्या हो जाता है, अन्य अर्थ में हो जाए। जैसे हम लोग असुर शब्द को आगे देखने वाले हैं कि जो असुर शब्द था, देवा नाम प्रिय था। असुर शब्द जो था ये पहले देवताओं को कहा जाता था, देवता को कहा जाता था, वर्तमान में राक्षस को कहा जा रहा है। समझ में आया नहीं? तो इस प्रकार से अर्थादेश हो जाता है, पहले किसी अन्य अर्थ में आदेशित था और वर्तमान में किसी अन्य अर्थ में आदेशित है। समझ में आ गया? तो ये होता है 3 प्रकार से विभाजन। क्लियर हुआ? 3 प्रकार से विभाजन देखा जाता है कि अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। समझ में आ गया? अब आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न बन सकता है कि अधोलिखित विकल्पों में से कौन अर्थ परिवर्तन की दिशा में नहीं आता है, अर्थ परिवर्तन की दशा को नहीं बताता है। तो ये आपको 3 पता होने चाहिए, अर्थ विस्तार पता होना चाहिए, अर्थ संकोच पता होना चाहिए, अर्थादेश पता होना चाहिए कि इन 3 से ही अर्थ परिवर्तन देखा जाता है। समझ में आ गया? फिर कह रहे हैं कि इन तीनों परिवर्तनों के उदाहरण देखने से पता चलता है, जब हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे कि अर्थ विस्तार के कैसे उदाहरण हैं, कौन कौन उदाहरण हैं, अर्थ संकोच के कौन उदाहरण हैं, अर्थादेश के कौन उदाहरण हैं, तब पता चलेगा कि कहीं कहीं अर्थ जो है अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया है, कहीं कहीं पर अर्थ क्या हो गया है, उत्कृष्ट हो गया है, अर्थात पहले गंदे अर्थ में आता था, अब थोड़ा अच्छे अर्थ में आ रहा है। तो एक ये भी देखा जाता है कि अर्थ उत्कृष्ट हो गया है, और जब पहले किसी अच्छे अर्थ में आता था बाद में निकृष्ट हो गया है, बाद में किसी को अर्थ को कह रहा है, तब वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, निकृष्ट समझ लेंगे। तो 2 प्रकार से इसके और भेद बन जाएंगे। अर्थोत्कर्ष, जहां पर अर्थ अपनी उत्कृष्टता को बताता है, अर्थापकर्ष, जहां अर्थ अपनी निकृष्टता को बताता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए और इसको क्लियर कर लेते हैं कि अर्थ परिवर्तन जो होता है, अर्थ परिवर्तन की जो दशाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 ही हैं। एक है अर्थ विस्तार, यहां पर अर्थ का विस्तार होता है। क्लियर हो गया? अर्थ विस्तार। दूसरा आपका क्या है, अर्थ संकोच। अर्थ संकोच कहने का मतलब ये है कि किसी एक अर्थ में संकुचित हो गया है। तीसरा है अर्थादेश। अर्थादेश मतलब होता था पहले किसी अन्य अर्थ को कहता था, अब किसी अन्य अर्थ को कहता है। इन्हीं के जब उदाहरण देखते हैं तो इन्हीं में से 2 होता है, एक अर्थोत्कर्ष होता है और एक अर्थापकर्ष होता है। क्लियर हो गया? ये आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? कि इन्हीं 3 के उदाहरण देखने से पता चलता है कि कहीं कहीं पर अर्थ का उत्कर्ष हो गया है, कहीं कहीं पर अर्थ का निकृष्ट भाव आ गया है, अर्थात अर्थापकर्ष का उदाहरण हो गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज हमको पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग अर्थ विस्तार को जानेंगे और यहां से सीधे पूछ लिया जाता है कि अर्थ विस्तार का उदाहरण है या नहीं। ठीक है? अर्थ दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए अर्थ विस्तार, अर्थ विस्तार की परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले कुछ शब्द किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे। कुछ शब्द थे जिनको हम लोग देखेंगे, वो पहले किसी अन्य अर्थ को, विशेष अर्थ को या किसी संकुचित अर्थ को कहते थे, बाद में उनके अर्थ का विस्तार हो गया। उनके अर्थ का क्या हो गया? विस्तार हो गया। उनको हम किस कैटेगरी में ले देते हैं? अर्थ विस्तार की कैटेगरी में ले देते हैं। जैसे कुशल, कुशल शब्द है, परीक्षा में आ जाएगा कि कुशल शब्द कैसा है, तो अर्थ विस्तार का उदाहरण है। कुशल शब्द
अर्थ परिवर्तन की दशाओं में किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है। क्लियर हो गया? जैसे कुशल किसको कहा जाता था? जो कुशान लाती थी, कुशला, कुशान लाती। कुशान लाती कहने का मतलब ये है जो हम लोग यज्ञादि क्रिया करते थे, जो अनुष्ठान क्रिया आदि करते थे, तो उसमें पवित्री के रूप में कुशा का प्रयोग होता था। कुशा आप लोग जो गांव से होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, कुशा किसको कहा जाता है? मूंज की तरह होती है। उस कुशा को जब कोई व्यक्ति लेने जाता था तो कुशा को वही व्यक्ति लेने जाता था अपने आश्रम से या अपने घर से जो उस कुशा को तोड़ लाने में निपुण हो, क्योंकि कुशाओं का चयन करने में समय वो बहुत तीखी होती थी जिससे हाथ कट जाता था। ठीक है, आज भी आप लोग देखते होंगे गांव में वो रहती है तो उसको बड़ी सावधानी से देखा जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाथ कट जाता है। वो इतनी तीखी होती है, नुकीली टाइप की होती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कुशान लाती आदते थी कुशला, जो कुशाओं को लाता था, कुशाओं को तोड़ लाने में, कुशाओं को लेके आ जाने में जो सक्षम हुआ करता था उसी को कुशल कहा जाता था। लेकिन आजकल कुशल कैसे हो गया है? उसके अर्थ का विस्तार हो गया है। कोई गाड़ी चलाने में कुशल है, कोई पढ़ने में कुशल है, ठीक है ना, कोई खाना बनाने में कुशल है, कोई घोड़ा दौड़ाने में कुशल है, कोई अपने एक्टिंग में कुशल है, कोई डांसिंग में कुशल है। तो इस प्रकार से इस कुशल शब्द के अर्थ का क्या हो गया है? विस्तार हो गया है। जो पहले कुशाओं को लाने वाले को कुशल कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये अन्य अर्थों को भी कह रहा है। इसलिए देखो, ये बात ध्यान रखना है, इस टॉपिक से प्रश्न आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे, बस अपने दिमाग में बना लें। अगर आपको उस शब्द का अर्थ पता है, ये तो पता है कि हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने व्यवहार में भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द हमारी भाषा में आते हैं, कुशल भी हमारी भाषा में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? तुम तो बहुत कुशल हो, इसका मतलब हम लोग अपनी भाषा में जो प्रयोग कर रहे हैं कि भैया तुम बहुत कुशल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज कुशा तोड़ के लाता है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरीके से अपने किसी कार्य को करता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए कुशल शब्द अर्थ विस्तार का उदाहरण हो जाएगा। प्रवीण क्या होता था? प्रकृष्टः वीणायाम, जो वीणा बजाने में दक्ष होता था, जो अच्छे प्रकार से अच्छे ढंग से वीणा वादन करता था, उसको प्रवीण कहा जाता था। लेकिन आजकल प्रवीण किसको कहा जा रहा है? जैसे कुशल को कहा जा रहा है वैसे ही प्रवीण को कहा जा रहा है। जो अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक या कुशल तरीके से कर देता है उसको हम लोग प्रवीण बोल देते हैं, दक्ष बोल देते हैं। जो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में जिसने महारत हासिल कर ली है, वो अपने क्षेत्र का क्या माना जाता है? प्रवीण माना जाता है। तो ये भी अर्थ विस्तार हो जाएगा। तैल जो होता था, तैल किसे कहते थे? जैसे तिलेषु तैलः, जो तिल से उत्पन्न होता था उसको ही तैल कहा जाता था। तैल किसको कहा जाता था? जो तिल से, तिल आप लोग जानते ही हैं, उस तिल से जो उत्पन्न हो जाता था उसी को तैल कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में किसी भी चीज का, आंवले का भी तेल है, शांति आंवला भी तेल है, पेट्रोल भी तेल है, डीजल भी तेल है, मिट्टी का भी तेल है, ठीक है, बादाम का भी तेल है, मछली का भी तेल है। तो बहुत प्रकार से इस तेल शब्द का प्रयोग होने लगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये भी है। तो द्रव्य, जो अन्य द्रव्य हैं उनको भी तेल कहा जाने लगा। ठीक है, उनको भी क्या कहा जाने लगा? तेल कहा जाने लगा। और आजकल तो वर्तमान समय में जो अद्रव्य पता नहीं क्या है उसको भी, चाटुकारिता को भी तेल लोग कह रहे हैं कि बड़ा तेल लगाता है, तो चाटुकारिता को भी कह दे रहे हैं। तो उसमें भी चला जा रहा है। तो इस अर्थ का क्या हो गया? विस्तार हो गया। गौशाला या गोष्ठ, गौशाला या गोष्ठ किसको कहते थे? जहां पर गाय रहती थी, गावः तिष्ठन्ति, जहां गाय रहती थी, जहां पर गाय अपने शाम के समय गोधूली बेला के बाद, अपनी चरने के बाद, अपना घास इत्यादि खाने के बाद जब आती थी घर में, तो कहाँ जाती थी? वो गौशाला में जाती थी, गौशाला में जाती थी, गोष्ठ में जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो जा रहा है? गौशाला में बैल भी रुक रहे हैं, अन्य पशु भी रुक रहे हैं। तो क्या हो गया? वो अर्थ विस्तार में हो गया है। ऐसे ही गोष्ठ किसको कहा जा रहा है? गोष्ठ उसी को कहा जाता था जहां पर गाय रहती थी। लेकिन आजकल एक समूह या संगोष्ठी को कहा जा रहा है। छात्र गोष्ठ बोल दिया जा रहा है, शिक्षक गोष्ठी बोल दिया जा रहा है। ऐसे ही प्रकार से अजा गोष्ठ भी होता है, अभिगोष्ठ भी होता है। अभिगोष्ठ मतलब भेड़शाला,
अजागोष्ठ मतलब बकरीशाला। इस प्रकार से इसका अर्थ विस्तार हो गया है। पहले जहां गाय रहती थी उसी को गोष्ठ कहा जाता था। आजकल हम लोग देखते हैं कि उस टॉपिक पर, उस शीर्षक पर संगोष्ठी रखी गई है। तो इस प्रकार से भी यहाँ इसको अर्थ विस्तार में देख सकते हैं। महाराज, महाराज शब्द पहले किसके लिए प्रयोग होता था? जो नटों के राजाओं का भी राजा था, नटराज राज, वो महाराज, अर्थात एक राजा हुआ करता था, उस राजा को हम लोग क्या कहते थे? महाराज कहते थे। समझ में आ गया कि नहीं? महाराज किसको कहते थे? जो महान राजा होता था, जो चक्रवर्ती सम्राट होता था, उसको हम लोग प्राचीन काल में, वैदिक काल में महाराज कहते थे। लेकिन वर्तमान में महाराज किसको कह देते हैं? एक रसोईया में जो खाना बनाता है, रसोई में जो खाना पकाने वाला पाचक है, उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? महाराज बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसको भी महाराज शब्द से कह देते हैं। या जैसे कोई सामान्य भाषा में भी प्रयोग कर देता है, क्या हो महाराज जी, तो महाराज जी बोल देता है। तो ये समझ में आ गया, महाराज शब्द के अर्थ का विस्तार हो गया है। गवेषणा शब्द, गवेषणा शब्द उसी को कहते थे जो गायों की इच्छा रखता था। गवेषणा शब्द का पहले अर्थ होता था गायों की इच्छा रखने वाला गवेषक होता था। ठीक है, तो गवेषणा गायों को ढूंढना, गायों को ढूंढने में इसका अर्थ होता था गवेषणा। गवेषक होता था जो गाय की इच्छा रखता था, गवेषणा कहते थे गाय ढूंढने को। लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग किस में होने लगा है? गवेषणा मतलब होने लगा है शोध। सिर्फ ढूंढना अर्थ रह गया है, गाय हट गया है, अर्थ इसका रह गया है ढूंढना, खोजना इत्यादि। आधार इस प्रकार से ही है। ठीक है, आधार के भी अर्थ बदल गए हैं। बैल, पशु, गधा, ये शब्द के भी क्या हो गए हैं? अर्थ बदल गए हैं। ये सब ध्यान रखना आप लोग, अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। जैसे बैल, बैल को कहा जाता था पहले, आजकल जो मूर्ख होता है उसको भी बैल कह देते हैं। पशु है, पशु को ही पशु कहा जा रहा है, लेकिन आजकल मूर्ख को भी क्या कह देते हैं? पशु है। ऐसे ही गधा, पहले गधे को ही कहा जाता था, आजकल सबको गधा कह दिया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण कुछ दिखाए गए हैं यहाँ पर, इनको अर्थ विस्तार की कोटि में रखा गया है। बाकी परीक्षा में यही उदाहरण आएंगे। अगर इनके अलावा अन्य कोई उदाहरण आता है तो आप लोग उन पर विचार करें कि ये पहले किस अर्थ में हो सकता था या होता था, और आज किस अर्थ को बता रहा है। आज अगर अनेक अर्थों को बता रहा है तो आप आंख बंद करके अर्थ विस्तार पर टिक कर दीजिएगा। समझ में आ गया? कैसे समझना है आपको कि उस शब्द पर परीक्षा में अगर कोई शब्द पूछा जा रहा है और इन उदाहरणों में वो नहीं आ रहा है जो ये पढ़ाए जा रहे हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उदाहरण वर्तमान में किन किन अर्थों को कहता है या किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगर अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है तो समझ जाना वो अर्थ विस्तार का उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अर्थ विस्तार होता है। पहले किसी अन्य अर्थ में या संकुचित अर्थ में हो, बाद में किसी अन्य अर्थ को कह दे तो वो क्या होता है? अर्थ संकोच का, अर्थ विस्तार का उदाहरण होता है। ठीक है, अर्थ संकोच क्या होता है? दूसरे नंबर का, पहला नंबर का हमने अर्थ विस्तार पढ़ा, दूसरे नंबर का हमको पढ़ना है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच क्या होता है? देखिए परिभाषा क्या है? अर्थ विस्तार के विपरीत। अर्थ विस्तार का मतलब था कि अर्थ का अनेक अर्थों में, उस शब्द के अर्थ को अनेक अर्थों में, उस शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होना ही अर्थ विस्तार था। अर्थ विस्तार के विपरीत अर्थात जहां अनेक अर्थ होते थे शब्द के, तब वहां पर किसी एक अर्थ को बताने लगे, शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ। अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थ में संकोच हुआ, अर्थात उसके अर्थ का क्या हो गया? संकुची भाव हो गया, जिससे उसका अर्थ संकुचित या सीमित हो गया। समझ में आ गया? पहले अनेक अर्थों में आता था, बाद में वो किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गया हो, एक अर्थ को मात्र कह रहा हो, उसको अर्थ संकोच कहेंगे। समझ में आ गया कहीं? उसको क्या कहेंगे? अर्थ संकोच कहेंगे। जैसे हम लोग जान लेते हैं, समझते हैं कि अर्थ संकोच शब्दों की शब्दावली बहुत विस्तृत है। सबसे ज्यादा आपको रूढ़ी शब्द मिलेंगे, सबसे ज्यादा। हम लोग नामकरण जिसमें चल रहे हैं, हम लोग रूढ़ी संज्ञा वाले हैं। किसी का नाम कुछ है, रमेश है, महेश है, सुरेश है। ये जैसे किसी का नाम सुरेश है, वो सुरेश वही होता है जो देवताओं का ईश्वर होता है, इंद्र इत्यादि। लेकिन व्यक्तियों को भी सुरेश, महेश, रमेश कहा जा रहा है, इसका मतलब सब रूढ़ी है। तो अर्थ संकोच शब्दों की शब्दावली बहुत विस्तृत है। इसमें ऐसे शब्द अधिकाधिक प्राप्त होते हैं जिनका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ विस्तृत होता है, परंतु ये किसी अर्थ में, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ मतलब संकुचित हो जाते हैं। रूढ़ मतलब क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाते हैं, या इनका अर्थ क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया?
अर्थ संकोच किसको कहेंगे कि पहले इनका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ था या वर्तमान इनका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वह विस्तार वाला है, अनेक अर्थों को बताता है, लेकिन इसका अब किस अर्थ में प्रयोग होता है? रूढ़ अर्थ में प्रयोग होता है, किसी अन्य अर्थ को कहता है। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखना, इसको अच्छे से समझ लेना। गौ, गौ पहले किसको कहा जाता था? गौ कहा जाता था गच्छति इति गौ, जो चलता है, जो चलते थे। तो मनुष्य भी चलता है, उसको तो गौ नहीं कहा जाता। गाड़ी भी चलती है, उसको नहीं कहा जाता है। गौ सिर्फ गाय को कहा जाता है। पहले अनेक अर्थों को कह सकता था गौ, वर्तमान में गाय को ही कहा जा रहा है, सिर्फ गाय को, अकेली गाय को गौ कहते हैं और किसी को तो नहीं कह रहे। अश्व, अश्व पहले किसको कहते थे? अश्नुते अध्वानम, जो मार्ग पर चलते थे, जो रोड पर चलते थे, जो पथ पर चलते थे, उनको अश्व कहा जाता था, अश्नुते अध्वानम। लेकिन वर्तमान में अश्व घोड़े को कहा जा रहा है। अश्व, आपने देखो ये शब्द से ही पता चल रहा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस इतना अपनी समझ विकसित कर लीजिए कि जब शब्द आ जाए अश्व, आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में कि अश्व शब्द किसका उदाहरण है, 4 आपको मिल जाए विकल्प के, अर्थ विस्तार का है, अर्थ संकोच का है, अर्थादेश का है या अर्थापकर्ष का है। तब आप सोचना कि अश्व शब्द का अर्थ क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा अश्व माने घोड़ा। तब आप कहेंगे अश्व माने घोड़ा होता है, क्या कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? तो जब आपके दिमाग में कोई अन्य अर्थ अश्व के अलावा नहीं आए, घोड़े के अलावा नहीं आए, तो समझ जाना ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। ऐसा भी नहीं है कि पहले बैल को अश्व कहा जाता था, अब घोड़े को अश्व कहा जा रहा है कि अर्थादेश का उदाहरण हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये था कि पहले अश्नुते अध्वानम, मार्ग पे चलने वालों को, रोड पे चलने वालों को अश्व कहा जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ घोड़े को ही केवल मात्र अश्व कहा जा रहा है। समझे? प्रथनात पृथ्वी, जो फैली है उसको पृथ्वी कहा जाता था, लेकिन कुछ भी चीज फैल जा रही है वो पृथ्वी हो जाएगी ऐसे तो, लेकिन आजकल जो पृथ्वी है उसी को पृथ्वी कहा जा रहा है। समझ में आ गया ना? जो पृथ्वी हमारा ग्रह है, जो वहां पर सब लोग रहते हैं, उसी को क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है माधवी, ठीक है ना? मनुष्य, मनुष्य किसको कहते थे? मननात् मनुष्य, जो चिंतन करता था उसको मनुष्य कहते थे। मनुष्य किसको कहते थे? चिंतन करने वाले को मननात् मनुष्य भवति, जो मनन करता था, चिंतन करता था, उसको मनुष्य कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में ये मानव जाति को कहता है। ठीक है मनुष्य। ऐसे ही जगत और संसार, संसरति इति संसार, जो क्रियात्मक था वो संसार था, लेकिन आजकल किसी और कोई। ठीक है ना? ऐसे ही वारिज, नीरज, सरोज, अंबुज, पंकज, इनका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वर्तमान में वारिज, नीरज इत्यादि सिर्फ किसको कह दिया जाता है? कमल इत्यादि को कह दिया जाता है, पुष्प विशेष को कह दिया जा रहा है। सर्प पहले किसी अन्य को कहा जाता था, आज सिर्फ सांप को कहा जाता है। तोयद, तोयद, जलद, ये सब किसको कहा जाता था? समुद्र, ये सब किसको कहा जाता था? अन्य किसी अर्थ में कहता था। जैसे तोयद, जलद, ये सब समुद्र के अर्थ थे, लेकिन ये तोयद किसको कह दे रहे हैं? बादल को कहते थे तोयद, तोयद, जलद, लेकिन आज सिर्फ समुद्र को ही कह देते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात, पर्वत है, आजकल पहाड़ को ही कहा जा रहा है। तटस्थ है, तटस्थ हुआ, मध्यस्थ हुआ, उदासीन हुआ, इनको क्या कहते थे? तट पे रहने वाले को तटस्थ कहा जाता था। मध्यस्थ किसको कहते थे? जो मध्य में रहता था। लेकिन तटस्थ, मध्यस्थ, आज जो तट पे नहीं है, बीच में है, वो भी तटस्थ है। क्यों? क्योंकि वो को इसका अर्थ क्या हो गया है? निष्पक्ष अर्थ में लिया जा रहा है। जो पक्षपात नहीं करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ये तो व्यक्ति तटस्थ है, ये तो व्यक्ति उदासीन है, ये मध्यस्थ है। तो इसलिए इसका भी अर्थ क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। मंदिर पहले भवन को कहा जाता था, आजकल राधा मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर सबको कहा जा रहा है। मृग शब्द पहले पशु के अर्थ में प्रयोग होता था, आजकल हिरण के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। सभ्य पहले किसको कहा जाता था? सभायाम साधु, जो सभा में अच्छे प्रकार से व्यवहार करता था। सभायाम साधु सभ्य, जो अच्छी प्रकार से सभा में रहता था उसी को सभ्य कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में अच्छे व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? संस्कारित व्यक्ति को भी, संस्कारवान व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? सभ्य कहा जाता है। श्राद्ध, पहले श्रद्धा युक्त व्यक्ति श्राद्ध होता था, लेकिन आज तर्पण इत्यादि में ही श्राद्ध इत्यादि। ऐसे ही तर्पण, अनुकूल, प्रतिकूल, ये सब रूढ़ी हो गए हैं। समझ में आएगा ना? वेदना, वेदना पहले सुख का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, उसको वेदना कहा जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ दुख के अर्थ में ही लिया जा रहा है।
तृष्णा, घृणा इत्यादि सैकड़ों शब्द इसके उदाहरण हैं। आप लोग अच्छे से इनको बस रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो कर सके, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? अर्थ संकोच के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। अर्थ संकोच के कारण निम्नलिखित होते हैं। अर्थ संकोच, देखो हमने अर्थ परिवर्तन की दशाएं भी पढ़नी है और कारण भी पढ़ना है। अर्थ का जो संकोच होता है वो किस किस माध्यम से होता है? तो अर्थ का संकोच समास के माध्यम से भी होता है। समास के माध्यम से अर्थात समास होने से पूर्व उन शब्दों का कुछ अन्य अर्थ था और बाद में कुछ अन्य अर्थ हो गया। जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप। कृष्ण पहले काले को कहता था स्वतंत्र रूप से, सर्प पहले सांप को कहता था स्वतंत्र रूप से, लेकिन कृष्ण शब्द को क्या होता था? कृष्ण शब्द को कुछ लोग क्या कहते थे? यशोदानंद का बेटा, देवकी वसुदेव का बेटा, लेकिन यहाँ काला अर्थ है, कृष्ण सर्प मतलब काला सांप। राजपुरुष, राज का अर्थ अलग है, पुरुष का अलग है, किसी अन्य अर्थ को क्या कह देगा? ये राज्य पुरुष, सैनिक इत्यादि को। ऐसे ही मनोज कामदेव को कह देते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं पीतांबर, नीलांबर शिव को कहते हैं, पीतांबर विष्णु को कह देते हैं। इस प्रकार से इनके अर्थ क्या हो गए? संकुचित हो गए। इन शब्दों के अर्थ समास होने के कारण क्या हो गए? संकुचित हो गए। उपसर्ग लगने से भी क्या होता है? अर्थ का संकुचन होता है, अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे युज धातु है, योग बनता है, उसी में सम उपसर्ग लग जाएगा, संयोग, वियोग। अब देखो युज धातु का अर्थ व्यापक है, लेकिन इनका उपसर्ग लगने से इनका अर्थ सीमित हो गया। जो संयोग था उसका अर्थ वियोग नहीं कह सकता, जो वी लगने से वियोग का अर्थ हुआ है उसका अर्थ सम लगने से नहीं हो सकता। अर्थात उपसर्ग लगने से युज धातु का अर्थ सीमित हो गया, संकुचित हो गया, क्योंकि युज धातु यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह युज धातु है। युज धातु का अर्थ व्यापक था, लेकिन उपसर्ग लगने से इन तत्त शब्दों का अर्थ तत्त अर्थ में सीमित हो गया। समझ में आ गया? जैसे गम धातु में आंग उपसर्ग लग गया, नी लग गया, सम लग गया, सु, दुर, सम, ओ, तो ये क्या बन जाएगा? संकुचित अर्थ के उदाहरण बन जाएंगे। क्री धातु में प्रकार, उपकार, संस्कार, प्रतीकार। ह्री धातु में आहार, विहार, प्रचार। चर है धिगना, आचार, विचार, प्रचार, चर धातु, चर गति वक्षण हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से इन धातुओं में जब उपसर्ग लग जाएंगे तो ये अर्थ भी अपने अपने अर्थ में सीमित हो जाएंगे, ये शब्द भी, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय लगने से, देखो समास के कारण भी अर्थ का संकुचन होता है, सीमित होता है, उपसर्ग से भी होता है, प्रत्यय लगने से भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया? प्रत्यय लगने से भी अर्थ संकुचित हो जाता है। जैसे प्रत्यय लगने से अर्थ संकुचित कैसे हो जाएगा? जैसे मन धातु है, ती प्रत्यय लग गया, ल्युट लग गया, सानच लग गया, ल्यू लग गया, तो मति, मनन, मान, मानक, इन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ में रूढ़ी हो गए। इन शब्दों, मति शब्द का अर्थ बुद्धि में रूढ़ी है, ठीक है, मनन का चिंतन में रूढ़ी है, मान हो गया किसी का परिमाण इत्यादि, मानक हो गया मापने वाला। तो अन्य अन्य अर्थों में इन शब्दों के अर्थ क्या हो गए? रूढ़्यर्थ को प्राप्त हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। युज धातु में भी प्रत्यय लगने से योग, योजना, प्रयोजन, आयोजन एक ही शब्द है, युज धातु है। युज धातु में सिर्फ प्रत्यय लगने से उन प्रत्यय के आ जाने मात्र से ही तत्त शब्दों का अर्थ, तत्त शब्दों का अर्थ रूढ़ी हो गया है, ठीक है। ऐसे ही भुज से, ऐसे ही भज से, भक्ति, भजन, भाव, ठीक है। विशेषण लगने से भी अर्थ का संकोच होता है, विशेषण लगने से भी अर्थ का संकोच हो जाता है। जैसे जन में दुर्जन, सज्जन, आचार में दुराचार, सदाचार, कदाचार, कमल में नील कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल, पीत कमल, सब अलग अलग है। पुरुष में भद्र पुरुष, नीच पुरुष, राज पुरुष, उच्च पुरुष, तो ये पुरुष में विशेषण लग गए, कमल में विशेषण लग गए, आचार में विशेषण लग गए, जल में विशेषण लगने से भी उनका अर्थ रूढ़ी को हो गया है। जो सज्जन है, दुर्जन को सज्जन नहीं कहा जा सकता, दुर्जन को सज्जन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तत्त अर्थ में ही क्या हो गया? रूढ़ी हो गया है। नामकरण, किसी वस्तु का नामकरण कर देने से भी अर्थ संकोच हो जाता है। कोई वस्तु है, अगर हमने उसका नामकरण कर दिया, जैसे कुबेर, कुबेर है, किसी व्यक्ति का नाम हम लोगों ने कुबेर रख दिया, लेकिन हम लोग मानते थे कि पहले कुबेर उसी को कहा जाता था जो धनवान होता था, लेकिन वर्तमान में किसी गरीब व्यक्ति निर्धन का नाम हम लोगों ने कुबेर रख दिया। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति में इस अर्थ का संकोचन हो गया, सीमित हो गया, ये उसी अर्थ को बता रहा। तो ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति किसी चीज का हम लोगों ने नाम रख दिया तो वो उसी में उसका क्या हो जाएगा?
संकोची भाव हो जाएगा। समझ में आ गया? पारिभाषिकता, शब्दों का पारिभाषिक अर्थों में प्रयोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका पारिभाषिक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का पारिभाषिक अर्थों में प्रयोग हो जाता है। जैसे भाषा विज्ञान के कुछ शब्द हैं स्वनम, ध्वनिग्राम, ध्वनि। वो क्या हो गए? ध्वनि हम लोग साउंड को कहते हैं, लेकिन हम लोग वर्ण को भी ध्वनि कहते हैं। काव्य शास्त्र में जैसे रस है, रस पारिभाषिक शब्द है। रस किसको कहा जाता था? स्वाद को कहा जा रहा है, लेकिन वर्तमान में वो क्या हो गए? 8 रस, 9 रस इत्यादि का बोध करा रहा है। लक्षणा, व्यंजना, अलंकार, शक्ति, ये सब अपने अलग अलग शब्द को कह रहे हैं। व्याकरण में गुण भी क्या कह रहा है? गुण पारिभाषिक है, लेकिन ये वो क्वालिटी को न बता करके अ ए ओ को बताता है। ऐसे ही वृद्धि, आगम, आदेश, धातु, प्रत्यय, पद, ये सब पूछ लिया जाए। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अर्थ संकोच को जान लीजिएगा कि कैसे भी उदाहरण पूछ ले तो यहाँ से आपको बता देना है कि ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। क्लियर हो गया? प्रत्येक देखो, किसी भी शब्द को उठा लो यहाँ से, पीत कमल ही होगा, रक्त कमल नहीं हो सकता है। समझ जाना, एक अर्थ को जो व्यक्ति कह रहा है अर्थ संकोच है। अब कोई कह दे कि अर्थादेश भी हो सकता है, नहीं। आपको दिमाग में जरूर खटकेगा कि पहले किसी अर्थ को कहता था, अब किसी अन्य अर्थ को कह रहा है, तब अर्थादेश है। लेकिन पीत कमल तब भी पीला कमल था और आज भी पीला कमल है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? विशेषण लगने से हो गया। क्लियर हो गया? चलें आगे। अर्थादेश, अर्थादेश पढ़ लेते हैं। अर्थादेश की परिभाषा क्या बताई कि एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना। एक अर्थ के स्थान पर कोई दूसरे अर्थ का आ जाना। पहले किसी एक अर्थ को कहता था, अब किसी अन्य अर्थ को कह दिया है, जिससे प्राचीन अर्थ गायब हो जाए, उससे स्थान पर नवीन अर्थ आ जाता है। ठीक है? उदाहरण में जैसे असुर, असुर में क्या है? असु शब्द है। असु का मतलब होता है प्राण शक्ति संपन्न, उसको असु कहते थे। र प्रत्यय होता था, तो अर्थात प्राण शक्ति संपन्न कौन होता था? देवता। देवताओं को पहले कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में किसको कहा? राक्षस को कहा जा रहा। वर शब्द का पहले अर्थ होता था श्रेष्ठ, वर्तमान में किसको कह दिया जा रहा है? दूल्हे को कह दिया जा रहा है दूल्हा। वर, वरमाला पड़ती है। साहस, साहस शब्द कैसा था कि साहस शब्द को पहले, जैसे आप लोग याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, अर्थशास्त्र इत्यादि पढ़ोगे, तो जो कुकर्म होते थे तब साहस, क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए साहस नहीं चाहिए। बुरे कर्म करने के लिए पहले बोला जाता था, कोई किसी का चोरी कर लिया, कोई किसी का बलात्कार कर दिया, तब बोला तुम बड़े साहसी हो। इसका मतलब ये निंदित कार्य भी कर ले रहे हो तो साहस कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहा जा रहा है? पॉजिटिव अर्थ में ले दिया जा रहा है। अरे तुम तो बहुत साहसी हो, किसी ने कोई काम कर दिया, तुम तो बहुत साहसी हो। ये उसको ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है? मौन किसे कहा जाता था? तो जो मुनियों के आचरण होता था उसको मौन कहा जाता था। मुनियों के आचरण को मौन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में चुप रहने को ही मौन कहा जाता है। बौद्ध पहले किसको कहा जाता था? बौद्ध से बुद्धू बन गया है आजकल। तो बौद्ध किसको कहा जाता था? जो इसमें बुद्धिमान को ही बौद्ध कहा जाता था, लेकिन आजकल बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनको बौद्ध कहा जा रहा है। ऐसे ही पाखंड है, ऐसे ही खाद्य है। खाद्य पहले किसको कहा जा रहा था? भद्र। देख लीजिए, ये सब शब्द ऐसे ही हैं। देखो, खाद्य है, खाद्य किसको कह देते थे? पहले खाने की सामग्री को खाद्य कहा जाता था, लेकिन आजकल खाद बन गया है। उसको क्या कह रहे हैं? जो खेत इत्यादि में प्रयोग होता है वही खाद। भद्र पहले ऐसे ही था, आकाशवाणी ऐसे ही था, मुग्ध ऐसे ही था, वाटिका ऐसे ही था। आकाशवाणी क्या था? आकाशवाणी शब्द पहले आकाश की वाणी को कहते थे, आजकल किसको कह रहे हैं? जो आपकी आकाशवाणी, रेडियो इत्यादि चलते हैं। ऐसे ही मुग्ध, वाटिका, उद्यान, करपट। करपट पहले किसको कह दिया जाता था? खराब कपड़े को कहा जाता था। आजकल किसको कह दे रहे हैं? अच्छे कपड़े को भी करपट कह रहे हैं। इस प्रकार से ये देखे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसके उदाहरण हैं। दो हम लोगों ने और पढ़े थे, अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष। इनको इसलिए नहीं समझना है कि आप अर्थ से समझ जाएंगे। जैसे मान के चलिए हम किसी, जैसे करपट है, करपट शब्द है। अब करपट शब्द अर्थादेश का उदाहरण है, लेकिन अगर यूजीसी एनटी, जो यूजीसी नेट जेआरएफ में एनटी अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले क ख दो वाला करके, तो आप समझ जाना कि करपट क्या क्या है। तो करपट अर्थादेश का उदाहरण है। पहले किसी अन्य अर्थ को कहता था, अब किसी अन्य अर्थ को कह रहा है, लेकिन इसको हम किस में लेंगे? अर्थोत्कर्ष में ले लेंगे। एक शब्द दो में जा सकता है।
अर्थोत्कर्ष में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि पहले गंदे अर्थ को कहता था, गंदे अर्थ को कहता था, पहले फटे कपड़े को कहा जाता था, आजकल अच्छे अर्थ को भी कह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे देवानाम प्रिय एक शब्द है, देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय किसकी उपाधि थी? अशोक की। तो पहले अशोक इसका अर्थ था। देवानाम प्रिय किसको कहते थे? अशोक को कहते थे। देवानाम प्रिय किसको कहते थे? अशोक को। तो ये उदाहरण हो गया अर्थ संकोच का। अर्थात पहले इसका देवताओं का जो प्रिय, देवानाम प्रिय, बहुत देवताओं के लोग प्रिय हो सकते हैं। ध्रुव भी देवताओं का प्रिय था, प्रहलाद भी देवताओं का प्रिय था, लेकिन अशोक को कहा जाता था सिर्फ, तो अर्थ का संकोच हो गया। और यहाँ अभी वर्तमान में किसको कह दे रहे हैं? मूर्ख को कह दे रहे हैं वर्तमान में। तो अर्थादेश भी चला जाएगा और यहां पर इसको किसमें ले देंगे? अर्थापकर्ष में ले देंगे। मूर्ख में वर्तमान में ये देखो, पहले देवानाम प्रिय किसमें था? जब अशोक के काल में अर्थ संकोच में आता था, लेकिन वर्तमान में देवानाम प्रिय आ जाए परीक्षा में तो क्या लगाओगे? अर्थादेश। क्योंकि पहले अशोक को कहते थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया? मूर्ख को देवानाम प्रिय लोग कहने लगे। ठीक है, ये सब था, अर्थापकर्ष का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो साहस शब्द मैंने बताया, साहस शब्द अर्थादेश भी है। साहस शब्द जो है अर्थादेश भी है और अर्थोत्कर्ष भी है। क्योंकि पहले गंदे अर्थ में साहस आता था, नेगेटिव अर्थ में आता था, पॉजिटिव अर्थ में आ रहा है। इस प्रकार से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। असुर शब्द है, असुर शब्द अर्थादेश का उदाहरण है, लेकिन पहले किस अर्थ में आता था? अच्छे अर्थ में आता था। किसको? देवता को कहते थे, अब राक्षस को कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थापकर्ष और अर्थादेश। इस प्रकार से हमको इन सबको समझना है। और मैं बता चुका हूं आपको कि जो आपको परीक्षा में पूछ ले जाए कि अर्थ परिवर्तन के कितने कारण होते हैं, तो ध्यान रखना आप 12 लगाइएगा। अर्थ परिवर्तन के कारण 12 होते हैं। समझ में आ गया? अर्थ परिवर्तन के कारण कितने होते हैं? 12 होते हैं। बाकी हम लोग जब इस टॉपिक से, आप घबराइए मत, अभी थ्योरी पढ़ लीजिए, बाद में हम इन सब की परीक्षा से पहले प्रयास करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, तो उन पीवाईक्यू को हम लगाएंगे और समझेंगे। पढ़ाई भी हम उसी समय याद करेंगे, क्योंकि अभी आपको और भी चीजें पढ़नी है। तो हम लोग तभी रिवीजन करते रहेंगे कि हम ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी और उस हिसाब से इस प्रश्न का ये आंसर करेक्ट होगा, सही होगा। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी क्लासें हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हैं, आप लोग 10-20 मिनट में कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, वाक्य का लक्षण व भेद, कुछ टॉपिक भाषा विज्ञान में बचे हैं, जैसे वाक्य व लक्षण का भेद बचा होगा। उसके बाद भारोपीय भाषा का सामान्य परिचय आप लोगों को पढ़ना है, फिर भाषा और बोली में अंतर, फिर भाषा और वाक्य में अंतर, यही सब आपको पढ़ने के लिए बचा होगा। 2-4 टॉपिक हैं, 2 क्लास में और हो जाएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। युवा साधु युवा।